हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हायरार्की के बारे में। हायरार्की का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझेंगे हम। हर रोज के जीवन में ये कैसे दिखता है, हायरार्की हर सिस्टम के लिए क्यों जरूरी होता है, और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हायरार्की क्या है और कैसे काम करता है और क्यों जरूरी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि हायरार्की का मतलब क्या होता है। हायरार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लोगों या चीजों को उनकी पोजीशन, पावर या इंपॉर्टेंस के हिसाब से ऊपर से नीचे तक अरेंज किया जाता है। जैसे एक सीधी लाइन जिसमें सबके लेवल फिक्स होते हैं। हर लेवल के लोगों का अपना रोल और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। हायरार्की को अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो स्कूल में प्रिंसिपल, उसके बाद टीचर्स, उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं। वैसे ही ऑफिस में सबसे ऊपर सीईओ, उसके नीचे मैनेजर्स, उसके ऊपर टीम लीड्स और उसके नीचे एम्प्लॉयज आते हैं। वैसे ही अगर फैमिली में देखें तो फैमिली में सबसे ऊपर ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद सन आते हैं। आर्मी में प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर जनरल, उसके बाद कॉलोनल, उसके बाद कैप्टन और फिर सोल्जर्स आते हैं। इन सब जगह एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर होता है, सबको पता होता है कि कौन किस लेवल पे है और किसकी बात माननी है और किस तरह से अपना काम करना है। अब हम समझते हैं कि हायरार्की की जरूरत क्यों होती है। इससे काम का फ्लो क्लियर होता है, ऊपर से नीचे तक सबको पता होता है कि किसको क्या काम करना है। जिम्मेदारियां फिक्स होती है, अगर कुछ गलत हो तो पता होता है कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड होता है, हर लेवल को पता होता है कि किससे बात करनी है और क्या बात करनी है। डिसीजन जल्दी लिया जाता है क्योंकि डिसीजन लेने वाला सबसे ऊपर होता है और उसकी बात सबको माननी होती है, तो अथॉरिटी क्लियर होती है। अब हमें यह भी समझ लेना जरूरी है कि अगर हायरार्की ना हो तो क्या होगा। मान लीजिए एक ऑफिस में सब लोग सेम लेवल पे हो, ना कोई बॉस ना कोई रिपोर्टिंग सिस्टम, तो क्या होगा। सब काम एक ही तरह के लोग कर रहे होंगे, कोई डिसीजन लेने वाला नहीं होगा। काम रिपीट होने लगेगा, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी क्योंकि सब एक ही काम कर रहे हैं। ना तो किसी से कोई पूछ रहा है, ना किसी को कोई बता रहा है, ना कोई बॉस है, ना कोई एम्प्लॉय है। तो सब अपने लेवल पे अपने तरीके से काम करेंगे, इसलिए हर सिस्टम में हायरार्की होना जरूरी होता है। हायरार्की को अगर अच्छे से समझा जाए तो हायरार्की सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं होता है, ये पॉलिटिक्स में भी होता है, बायोलॉजी में भी होता है, रिलीजन में भी होता है, कस्टमर सपोर्ट में भी होता है। पॉलिटिक्स में सबसे ऊपर पीएम, उसके ऊपर मिनिस्टर, उसके ऊपर सेक्रेटरीज, उसके बाद सारे ऑफिसर्स आते हैं। वैसे ही बायोलॉजी में देखें तो किंगडम, फिल्म, उसके बाद क्लास। रिलीजन में देखें तो हेड, लीडर, फॉलोवर्स। कस्टमर सपोर्ट में देखें तो हेड, सुपरवाइजर, एजेंट। हर जगह इसका फॉर्म अलग हो सकता है लेकिन पर्पस वही होता है, सिस्टम को स्मूथली चलाना, सबको एक दूसरे का डिसीजन लेने का और सबका काम डिफाइन होना। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा हायरार्की के बारे में। आज हम बात करेंगे हायरार्की की इंपॉर्टेंस के बारे में, स्पेशली सिस्टम डिजाइन और मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। इस वीडियो में हम जानेंगे सिस्टम डिजाइन में हायरार्की का क्या रोल होता है, मैनेजमेंट में हायरार्की क्यों जरूरी होती है, क्लियर कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बनती है। इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां हायरार्की सिस्टम को बेटर बनाता है। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि हायरार्की क्यों जरूरी है, कहाँ जरूरी है और कैसे जरूरी है। हम समझते हैं कि सिस्टम डिजाइन में हायरार्की का क्या रोल है। किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते वक्त, छोटी टीम हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हायरार्की नहीं बनाई जाती तो रोल्स अनक्लियर हो जाते हैं, कम्युनिकेशन इधर उधर होती है, वर्क डुप्लीकेट या इनकम्प्लीट रह जाते हैं। हायरार्की एक ब्लूप्रिंट जैसी होती है जिसमें हर ब्लॉक का प्लेस डिफाइंड होता है। एग्जाम्पल से समझे तो अगर एक मोबाइल ऐप बन रही है तो प्रोडक्ट मैनेजर, यूआई यूएक्स टीम, डेवलपर, टेस्टर, ये एक स्ट्रक्चर फ्लो बनाता है जिससे सिस्टम स्मूथ चलता है। और इस तरह हायरार्की का रोल होता है सिस्टम डिजाइन में। अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट में हायरार्की क्यों जरूरी है। अगर हम मैनेजमेंट को देखें तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, टाइम बाउंड डिसीजन लेना, टीम को गाइड करना, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। अगर हायरार्की होगी तो ये कैसे होगा, काम डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, काम डिस्ट्रीब्यूट करना इजी हो जाता है, रिपोर्टिंग क्लियर होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना आसान होता है, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। अगर हायरार्की ना हो तो सब कुछ इनफॉर्मल हो जाता है, डिसीजन डिले होते हैं, अथॉरिटी ब्लर हो जाती है। और इस तरह इम्पोर्टेंस जो होता है मैनेजमेंट में हायरार्की इसीलिए जरूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये कैसे डिफाइन होते हैं।
हायरार्की इंश्योर करता है कि मैसेजेस ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सही तरीके से फ्लो करे। जिस इंसान के पास जो पावर है उसी के पास वो मैसेज आ रहे। एक लेवल पे डिसीजन लिए जाए और बाकी लेवल्स उसे फॉलो करें। एग्जाम्पल के लिए एचआर मैनेजर पॉलिसी बनाता है, टीम लीड अपने टीम को बताता है और एम्प्लॉयज इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल समझ ले तो रेलवे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां हायरार्की सिस्टम डिजाइन और मैनेजमेंट दोनों में काम करता है। रेलवे बोर्ड, जनरल मैनेजर, डिविजनल हेड, स्टेशन मास्टर, ग्राउंड स्टाफ, ये हायरार्की के एक लेवल वाइज डिफाइंड कैटेगरीज हैं। अगर ये सिस्टम प्रॉपर हायरार्की में ना हो तो ट्रेन शेड्यूलिंग क्रैश हो सकती है, इमरजेंसी रिस्पांस स्लो हो सकता है, डेली ऑपरेशंस डिले हो सकते हैं। इसलिए हायरार्की बहुत जरूरी है। हायरार्की क्या करता है? क्लैरिटी क्रिएट करता है, डिसीजन प्रोसेस स्मूथ बनाता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है, टीम वर्क को स्ट्रक्चर देता है। इसलिए किसी भी इफिशिएंट सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इफिशिएंट सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायरार्की एक फाउंडेशन जैसा होता है और इसलिए हायरार्की इंपॉर्टेंट है हर चीज में, हर जगह। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा हायरार्की की इंपॉर्टेंस के बारे में। सिस्टम डिजाइन और मैनेजमेंट के नजरिए से बात करेंगे हायरार्की के टाइप्स के बारे में। हायरार्की कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। फॉर्मल हायरार्की क्या होता है, इनफॉर्मल हायरार्की कैसे काम करती है और फ्लैट और टॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका डिफरेंस और कौन सा सिस्टम कब यूजफुल होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। यानी इस वीडियो में हम पूरी तरह से कवर करेंगे टाइप्स ऑफ हायरार्की को और वो कैसे काम करते हैं उसका डिटेल। तो टाइप्स ऑफ हायरार्की में हम सबसे पहले समझते हैं फॉर्मल हायरार्की क्या होती है। फॉर्मल हायरार्की एक ऑफिशियल और प्लान्ड स्ट्रक्चर होता है। ये मोस्टली डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना होता है। जैसे एक ऑफिस में सीईओ, जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और एम्प्लॉयज, हर पर्सन को पता है कि उनका रोल क्या है, किसको रिपोर्ट करना है, किस लेवल तक डिसीजन लेने का राइट है। एग्जाम्पल के लिए स्कूल में, गवर्नमेंट ऑफिस, कॉरपोरेट, सब जगह ये काम करता है। बेनिफिट क्या होता है इसका? क्लियर रिपोर्टिंग सिस्टम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती है और डिसिप्लिन मेंटेन होता है। सबको पता होता है क्या करना है, किसको करना है और कैसे करना है और किसको रिपोर्ट करना है। टाइप्स ऑफ हायरार्की में नंबर 2 पे आता है इनफॉर्मल हायरार्की। ये क्या होता है? इनफॉर्मल हायरार्की किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखी नहीं होती लेकिन नेचुरली डेवलप हो जाती है। ये बेस्ड होती है किसी की पर्सनल इन्फ्लुएंस पर, एक्सपीरियंस या कम्युनिकेशन स्किल पे, लोगों के बीच के बॉन्डिंग के ऊपर। जैसे एक ऑफिस में कोई स्टाफ सीनियर नहीं है लेकिन सब उससे गाइडेंस लेते हैं तो वो इनफॉर्मल लीडर बन जाता है। एग्जाम्पल करिए, ग्रुप ऑफ फ्रेंड में, पर टीम में, लोकल कमिटीज में कोई ना कोई ऐसा होता है जो ऑफिशियली लीडर नहीं होता है लेकिन वो अपने किसी बिहेवियर के वजह से लीडर होता है। बेनिफिट क्या होता है इसका? ट्रस्ट और बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, क्विक सपोर्ट मिलता है, काम आसान लगता है। लिमिटेशन क्या है? कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है अथॉरिटी को लेके कि मान लीजिए सीनियर कोई और है जबकि सजेशन किसी और से लिया जा रहा है, तो कभी कभी इसको लेके कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हायरार्की सिस्टम। टाइप्स ऑफ हायरार्की में नेक्स्ट आता है फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर में कुछ ही लेवल्स होते हैं, यानी लेयर्स कम होते हैं। जैसे सीईओ के बाद सीधा एम्प्लॉय। ज्यादातर स्टार्टअप्स, स्मॉल टीम या क्रिएटिव कंपनीज ऐसे स्ट्रक्चर यूज करती है। बेनिफिट क्या होता है? कम्युनिकेशन फास्ट होता है, डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं, एम्प्लॉयज फ्री फील करते हैं, मोर इक्वल एंड एम्पावर्ड फील करते हैं। लिमिटेशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि कम लोग होते हैं तो उनके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलैप हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होता। सीनियर और जूनियर मिलके काम करते हैं मोस्टली इसमें फ्लैट स्ट्रक्चर में, क्योंकि लेवल्स कम होते हैं। नेक्स्ट आता है टॉल स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? टॉल स्ट्रक्चर में ज़्यादा लेवल्स होते हैं जिसमें क्लियरली हर पोजीशन डिफाइंड होती है। जैसे सीईओ के बाद वीपी, वीपी के बाद जीएम, जीएम के बाद मैनेजर्स, मैनेजर्स के बाद टीम लीड्स, टीम लीड्स के बाद एम्प्लॉयज। ये सिस्टम बड़े बिजनेस, बैंक्स, मिलिट्री या ट्रेडिशनल कंपनीज में होता है। बेनिफिट क्या है इसके? हर लेवल पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है, प्रॉपर सुपरविजन होता है, स्पेशलाइजेशन पॉसिबिलिटीज होती है क्योंकि स्पेशलाइज्ड लोग ही स्पेशल पद पे होते हैं। लिमिटेशन क्या है? कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है क्योंकि टॉल लेवल में बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है। अब एम्प्लॉय की बात सीईओ तक पहुंचने में कई दिन, कई साल भी लग सकते हैं। एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में कम स्पेस मिलता है क्योंकि डायरेक्टली सीनियर लेवल से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। अब एक एक लेवल पे ऊपर जाते जाते डिसीजन
स्लो हो जाता है। तो इस तरह टॉल स्ट्रक्चर काम करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा हायरार्की के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ हायरार्की के बारे में। इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्लैट और टॉल स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया है। हम बात करेंगे चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे चेन ऑफ कमांड का सिंपल मीनिंग क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नैरो और वाइड स्पैन का एग्जांपल्स को समझेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट का लिंक और इम्पोर्टेंस भी समझेंगे, और कैसे ये सिस्टम को इफिशिएंट बनाते हैं इस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं कि चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। सो फ्रेंड्स, चेन ऑफ कमांड क्या होता है? चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी जिसमें पता होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर कौन देगा, किस लेवल से किस लेवल तक इंस्ट्रक्शन जाएंगी और किस लेवल पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ये चेन इंश्योर करता है डिसिप्लिन, क्लैरिटी ऑफ रोल और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिजोल्यूशन। अगर चेन ऑफ कमांड क्लियर ना हो तो कंफ्यूजन होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है ये समझना मुश्किल हो जाता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक मैनेजर के अंडर डायरेक्टली कितने लोग काम करते हैं। ये डिफाइन करता है कि एक लीडर या सुपरवाइजर कितने लोगों को इफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। ये दो टाइप का होता है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। पहला हम समझते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर के अंदर कम लोग होते हैं, यानी 2, 3, 4, 5। ज्यादा लेवल्स बनते हैं, क्योंकि एक मैनेजर के अंदर कम लोग हैं तो ज्यादा लेवल बना के ज्यादा मैनेजर, ज्यादा लोग होंगे। सुपरविजन स्ट्रांग होती है। इससे क्या होता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज अटेंशन और डिसीजन मेकिंग सेफ होता है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाती है। अब वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल को समझते हैं। एक मैनेजर के अंदर ज्यादा लोग होते हैं, यानी 10, 15, 20, 50 भी हो सकते हैं। लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि एक मैनेजर के अंदर ज्यादा लोग हैं तो लेवल कम हो जाता है, ज्यादा ऑटोनॉमी होती है। इसमें क्या होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, फीवर मैनेजमेंट लेयर्स होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, मैनेजर्स ओवरलोडेड होते हैं, यानी एक आदमी के अंदर ज्यादा आदमी काम करते हैं तो वो ओवरलोडेड होता है, मतलब सबको संभालना पड़ता है। अटेंशन डिवाइड हो जाता है, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन थोड़ा वीक हो सकता है। अब हमें समझना है कि चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बीच में लिंक क्या होता है। एक स्ट्रॉन्ग चेन ऑफ कमांड बिना बैलेंस्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल के काम नहीं करती। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो तो चेन शॉर्ट और फास्ट होगी, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो तो चेन लॉन्ग बनेगी और कम्युनिकेशन स्लो हो सकता है। ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कितना फास्ट काम होगा, किस लेवल पर डिसीजन लिया जाएगा, टीम स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब एक एग्जांपल से समझे तो चेन ऑफ कमांड डीजीपी, आईजी, एसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, ये एक के नीचे एक होते हैं। तो यहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल एसपी के अंदर 3-4 पुलिस होते हैं, इंस्पेक्टर के अंदर 10-15 कांस्टेबल होते हैं। ये दोनों सिस्टम पैरेलल चलते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं तो दूसरा वर्कलोड बैलेंस करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम का क्या मतलब है, और दोनों के बेनिफिट्स और चैलेंजेस की भी बात करेंगे, और किस सिचुएशन में कौन सा सिस्टम बेटर होता है इसका हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। जब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक टॉप मैनेजमेंट के पास होती है उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन सिस्टम, यानी सारे मेजर डिसीजन ऊपर के लोग लेते हैं, नीचे के लेवल्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं बस। कंट्रोल टाइटली मेंटेन होता है। एग्जांपल से समझे तो इंडियन रेलवे, सबसे बड़े डिसीजन रेलवे बोर्ड से होते हैं और सब डिसीजन सारे डिवीजन उसी के हिसाब से काम करते हैं। इसके प्रॉफिट क्या है, यूनिफॉर्म पॉलिसीज, डिसिप्लिन और कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग डिसीजन में एक्सपर्टीज का यूज। क्या होता है कि इससे यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनी होती है, डिसिप्लिन ऊपर लेवल से पूरा तरह कंट्रोल होता है, और डिसीजन में लोग एक्सपर्ट होते हैं वही डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसके कुछ कमी भी हैं, जैसे स्लो डिसीजन होता है, क्योंकि टॉप लेवल से ही डिसीजन लिया जा रहा है, नीचे का कोई डिसीजन ले नहीं सकता, तो वहां से इंफॉर्मेशन पास करने में फिर लोकल इश्यूज का डिले होता है। क्या है कि जो ग्राउंड लेवल पे है अगर उसको डिसीजन का पावर हो तो जल्दी डिसीजन हो जाएगा, लेकिन इसमें लोकल इश्यूज का डिले होता है। ऊपर से क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव कम होती है, क्योंकि डिसीजन पूरा पूरा ऊपर से लिया जा रहा है,
तो लोग नीचे वाले नए कुछ करने से डरते हैं। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है? जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नीचे के लेवल तक बांट दी जाती है, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। यानी हर लेवल का लीडर अपने लेवल के डिसीजन ले सकता है। लोकल मैनेजर्स ज्यादा एम्पावर्ड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और काम करने में इनको मजा आता है। एग्जाम्पल से समझे तो मैकडोनल्ड्स हर कंट्री में अपना लोकल मेनू, लोकल प्राइसिंग और लोकल स्ट्रेटेजी बनाता है बेस्ड ऑन कस्टमर टेस्ट एंड नीड। इसके प्रॉफिट क्या क्या होते हैं? फास्ट डिसीजन मेकिंग, लोकल एडेप्टेबिलिटी और टीम मोटिवेशन ज्यादा होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर अगर नीचे वाले लोगों के पास हो तो डिसीजन जल्दी होगा और उनके में मोटिवेशन बना हुआ रहता है कि उनके पास भी पावर होते हैं। अब इसमें क्या कुछ कमी हो सकती है? पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो सकती है, क्योंकि नए लोग नए डिसीजन ले सकते हैं, ओवरलैप हो सकता है, रिस्की और नॉट ट्रेंड प्रॉपरली, क्योंकि नीचे के जो लोग होते हैं प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते हैं, वो पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं होते हैं डिसीजन लेने में, इसलिए इसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। फिर हम समझते हैं कि इन दोनों के बीच का बैलेंस क्यों जरूरी है। प्योर सेंट्रलाइजेशन हो तो सिस्टम रिजिड हो जाता है, प्योर डिसेंट्रलाइजेशन हो तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। बेस्ट अप्रोच होते हैं सेलेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, जहां स्ट्रेटेजिक डिसीजन सेंट्रल लेवल पर हो और ऑपरेशनल और रूटीन डिसीजन लोअर लेवल पे दे दिए जाएं, तो दोनों बैलेंस में रहेगा। कुछ एग्जांपल्स से हमने समझ लिया है। अब कौन सा सिस्टम बेहतर है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, टाइप्स ऑफ वर्क पे और एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और मार्केट की स्पीड पे। स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक गवर्नमेंट सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का फर्क और सिस्टम डिजाइन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और आज हम बात करेंगे अथॉरिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे अथॉरिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, लाइन अथॉरिटी क्या होती है, स्टाफ अथॉरिटी का क्या रोल है और फंक्शनल अथॉरिटी कब और कौन सा सिस्टम में यूज होती है और क्यों यूज होती है। इन तीनों के एग्जांपल्स और डिफरेंसेस को भी हम समझेंगे और कौन सा अथॉरिटी किस टाइप के सिस्टम में यूज होता है, इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अथॉरिटी का बेसिक मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू मेक डिसीजन एंड गिव ऑर्डर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी व्यक्ति के पास राइट होता है कि वो दूसरों को गाइड करे, सुपरवाइज करे या उनसे काम करवा सके, उनके पास अथॉरिटी होती है। अब आइए समझते हैं अथॉरिटी के तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स। इनमें सबसे पहले आता है लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी क्या होती है? लाइन अथॉरिटी का मतलब होता है डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट्स, जिसमें एक क्लियर कमांड चेन होती है। ये वो लोग होते हैं जो कोर ऑपरेशंस का हिस्सा होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन, सेल, सर्विस। एग्जांपल के लिए फैक्ट्री में प्लांट मैनेजर, प्रोडक्शन हेड, सुपरवाइजर, वर्कर, ये लोग डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, उनके पास फुल कंट्रोल होता है अपने सेक्शन का। की पॉइंट्स क्या है इसके? हायरार्की का बैकबोन होता है, ये डिसीजन मेकिंग डिफेक्ट करता है और रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है। दूसरा आता है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी क्या होता है? स्टाफ अथॉरिटी का रोल है सपोर्ट और एडवाइस देना। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं लेकिन उनके पास डायरेक्ट ऑर्डर देने का पावर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एचआर मैनेजर, लीगल एडवाइजर, फाइनेंस ऑफिसर, ये सारे जो है बस एडवाइस दे सकते हैं, ये डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देते। ये लोग काम डायरेक्ट नहीं करवाते बल्कि गाइडेंस देते हैं कि काम कैसे होगा, क्या सही होगा, क्या पॉलिसीज फॉलो करनी है, ये सारी चीजें। की पॉइंट्स क्या है इसके? एडवाइजरी रोल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग में मदद करते हैं ये लोग। तीसरा आता है फंक्शनल अथॉरिटी। फंक्शनल अथॉरिटी क्या होती है? फंक्शनल अथॉरिटी का एक स्पेशल टाइप की अथॉरिटी होती है जिसमें किसी डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट को लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए सेफ्टी ऑफिसर को पूरा राइट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन करने का और तुरंत काम रोक देने का अगर सेफ्टी इशू हो तो। ये अथॉरिटी टेम्पररी या लिमिटेड होती है बट इफेक्टिव होती है क्रॉस डिपार्टमेंट सिचुएशन में। की पॉइंट्स क्या है कि स्पेसिफिक टास्क या फंक्शन के लिए ये होते हैं। दूसरा, क्रॉस डिपार्टमेंट अप्लीकेबल होता है, यानी किसी भी डिपार्टमेंट वो इंटरफेयर कर सकते हैं।
हाइब्रिड ऑफ लाइन एंड स्टाफ, ये दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, लाइन अथॉरिटी को भी और स्टाफ अथॉरिटी को भी। तो लाइन अथॉरिटी एक काम का कैप्टन जो फील्ड पर डिसीजन ले सकता है, स्टाफ अथॉरिटी एक कोच जो स्ट्रेटेजी बनाता है, और फंक्शनल अथॉरिटी एक अंपायर जो सब पर रूल अप्लाई करता है। कौन सा अथॉरिटी सिस्टम में कब यूज होता है? लाइन अथॉरिटी हर फॉर्मल स्ट्रक्चर का बेस होता है, स्टाफ अथॉरिटी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है, और फंक्शनल अथॉरिटी स्पेशल केसेस में यूज होती है, जैसे सेफ्टी, फाइनेंस, ऑडिट, इटीसी। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी के बारे में। तो उनका इंपॉर्टेंस और भी हमने समझ लिया है, एक सिस्टम में क्या रोल होता है इनका। बात करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे डेलीगेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, क्यों डेलीगेशन जरूरी है, डेलीगेशन के 3 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इफेक्टिव डेलीगेशन कैसे होती है, और कौन से कॉमन मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए डेलीगेशन के टाइम में। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि डेलीगेशन क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। डेलीगेशन का मतलब होता है अपने कुछ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी को ट्रांसफर करना, ताकि काम इफिशिएंटली हो सके। जब एक मैनेजर अपने जूनियर को कोई टास्क देता है और उसके साथ उस टास्क के डिसीजन लेने की भी पावर देता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हमें यह समझना है कि डेलीगेशन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि सब कुछ एक आदमी नहीं कर सकता। टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होता है, सब ऑर्डिनेट्स में लीडरशिप की डेवलपमेंट होती है, डिसीजंस फास्ट लिए जाते हैं, सिस्टम के परफॉर्मेंस ग्रो करता है। एग्जाम्पल से समझे तो अगर एक प्रिंसिपल हर क्लास की डिसिप्लिन खुद देखने लगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइस प्रिंसिपल और क्लास टीचर को दे दिए जाए तो सिस्टम स्मूथ हो जाती है। इस तरह डेलीगेशन काम करता है। अब हम डेलीगेशन के 3 मेन एलिमेंट्स समझते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, पावर टू टेक डिसीजन, गिव इंस्ट्रक्शन एंड यूज रिसोर्सेस, यानी कि किसी को पहला अधिकार देना कि वो डिसीजन ले सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है और रिसोर्सेस यूज कर सकता है। दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जिम्मेदारी, ड्यूटी टू कंप्लीट द असाइन टास्क प्रॉपरली, यानी कि अगर कोई काम उसको दे दिया गया है तो वो सब कुछ मैनेज करके काम को कंप्लीट करे। और तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व, फाइनल आंसरबिलिटी, यानी काम हो या ना हो जवाब तो देना पड़ेगा। अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। जैसे अगर एग्जांपल समझे तो मैनेजर किसी को काम दे, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉय को काम दे दे, लेकिन अगर गलती हुई है तो फाइनल जवाब मैनेजर को ही देना पड़ता है। तो इस तरह डेलीगेशन काम करता है। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि इफेक्टिव डेलीगेशन कैसे की जाती है, यानी अगर आप किसी को कोई काम डेलीगेट कर रहे हो तो वो इफेक्टिव कैसे होगा। सबसे पहले टास्क को क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है, राइट पर्सन को चूज करो और कंप्लीटली अथॉरिटी के साथ डेलीगेट करो ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज को लेकर। मॉनिटर करो विदाउट इंटरफेरेंस, यानी काम भले ही डेलीगेट कर दो लेकिन आपको मॉनिटरिंग जरूरी है। फीडबैक लो और गाइड करो, यानी कि अगर आपने काम दिया है तो उससे फीडबैक लो और उसको गाइड करो कि कहाँ पे उसको जरूरत है आपकी हेल्प की और कहाँ नहीं है। अब कुछ जो है कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए डेलीगेशन के टाइम पे। हाफ हार्टेड डेलीगेशन, अथॉरिटी ना देना, सिर्फ जिम्मेदारी देना। अगर आप किसी को सिर्फ जिम्मेदारी दे देते हो और उसको कोई अथॉरिटी नहीं देते हो तो वो आधा अधूरा डेलीगेशन हुआ, जो आपको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। दूसरा, माइक्रो मैनेजमेंट, हर छोटी बात में इंटरफेयर करना। अगर आपने किसी को डेलीगेट कर दिया है तो करने दो ना उसे अपने हिसाब से काम, आप सिर्फ मॉनिटर करो, इंटरफेयर ना करो। साथ में ट्रस्ट ना करना टीम पे। अगर आप किसी को डेलीगेट कर रहे हो और उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो तो डेलीगेट ही क्यों करना, फिर खुद कर लो ना। वैसे ही क्लैरिटी ना देना, क्या करना है कैसे करना है ये आप बताओगे नहीं तो वो पहली बार में कैसे क्लियरली सब कुछ कर लेगा। और सबसे लास्ट जो मेन मिस्टेक होता है, फॉलो अप ना लेना, यानी आपने किसी को डेलीगेट कर दिया और फिर छोड़ दिया, हो गया मेरा तो काम हो गया, मैंने बता दिया हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अब हम कुछ रियल लाइफ एनालॉजी समझ लेते हैं।
जैसे एक मूवी डायरेक्टर खुद हर सीन शूट नहीं करता, वो डीओपी को कैमरा का, एडी को शेड्यूलिंग का और एडिटर को फाइनल कट का काम देता है। वो उन्हें ट्रस्ट करता है, पर वो विजन उनका ही होता है। यही है डेलीगेशन, यानी काम बांटो, मॉनिटर करो और सबको अपना काम अपने तरीके से करने दो। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है और कैसे सही तरीके से किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपके हिसाब से डेलीगेशन सक्सेसफुल कब होता है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें योर क्वेश्चन मेट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।